है ना। उसी होमोजेनियस मिक्सचर को कहते हैं सॉल्यूशन, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टांस, जिसमें टू सबस्टांस जो है वो है क्या, तो वो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जैसे चीनी और पानी, तो चीनी और पानी, चीनी का शरबत बन गया, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला करके सॉल्यूशन बन गया, मोटे मोटे तौर पे। ठीक है, ऐसे गैस भी डिजोल्व कर सकते हैं हम लोग, सॉलिड में सॉलिड भी डिजोल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। लिक्विड में लिक्विड भी डिजोल्व कर सकते हैं हम लोग। लेकिन मोटे मोटे पहला लाइन यही समझेंगे कि सॉल्यूशन है तो चीनी और पानी का शरबत। और ये मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन क्या है, तो ये जो शरबत बन गया उसमें चीनी का अमाउंट कितना है। अब इसी को हम लोग मोलरिटी से निकालते हैं, नॉर्मलिटी से निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन से निकालते हैं, ये सब टर्म आएगा। परसेंटेज बाय मास से निकालते हैं, परसेंट बाय वॉल्यूम से निकालते हैं, समझ रहे हैं। पीपीएम भी वर्ड आएगा, पीपीबी भी आएगा, फॉर्मेलिटी भी आएगा। मतलब 10-11 वो शब्द होता है जिससे कि कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन मेजर करने का मतलब क्या होता है, तो चीनी का अमाउंट कितना है सॉल्यूशन में या फिर सॉल्वेंट में। मोलरिटी एक टर्म आता है जिसमें सॉल्वेंट में ही निकालते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर को कहते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी है जो न्यूमेरिकल वगैरह बनाने में काम आएगा, वो यहां पर हम बता देंगे। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा। एक ही बात यहां दिमाग में रखना है, नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस, रिएक्ट नहीं करे, नॉन रिएक्टिंग सबस्टांस known as known as solution, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं भाई, तो एक जैसा ही मिलना, मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। मिक्सचर ऑफ यूनिफॉर्म कंपोजिशन को कहते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। इसके बाद कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। सॉल्यूट को कैसे डिफाइन करते हैं, जो लेस अमाउंट में, और सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में। और कोई डिफिनेशन, और कोई डिफिनेशन। एक्चुअली में जब ऐसा कुछ रहे कि 10 मोल शुगर और 1 मोल वाटर, तो कौन है सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट।
component which are lesser in amount. Lesser in amount. हाँ, दूसरा डिफिनेशन भी देखो मिल गया। कंपोनेंट which undergo in dissolution, कंपोनेंट which undergo in dissolution, जो डिसोल्यूशन में जाता है, which undergo in dissolution। अब सॉल्वेंट में क्या लिखोगे? पहला डिफिनेशन कि कंपोनेंट which are greater in amount, और component which act as medium of dissolution। है ना, which act as medium of dissolution। दो डिफिनेशन। वो सवाल आपके दिमाग में चल रहे हैं? क्या करना है इसके बारे में? कौन है सॉल्यूट, कौन है सॉल्वेंट? वाटर सॉल्वेंट और चीनी, तो अमाउंट का क्या करें? हाँ, ये बात भी सही है। इस बच्ची का कहना है भाई कि 10 मूल चीनी 1 मूल पानी में डिजोल्व हो पाएगा क्या? ये तो ज्यादा है, ये तो पूरा डिजोल्व ही नहीं होगा। ये तो वैसे ही है जैसे 2 बोरा चीनी पे 1 गिलास पानी छिड़क दिए तो बन जाएगा सॉल्यूशन। तो वैसा ही है जैसे चीनी बेहोश था, पानी छिड़कने से होश में आ जाएगा, है ना। डिजोल्यूशन कंप्लीट नहीं होगा। एक्चुअली में कॉन्सेप्ट ये है कि सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड लिक्विड यदि सॉल्यूशन बना रहा है तो सॉलिड ही हमेशा सॉल्यूट होगा इररिस्पेक्टिव टू द अमाउंट। क्या बोले? बड़ा बात बोले, कॉम्पिटिटिव बात बोले, इसको समझिए, है ना। एक बार एडवांस का सवाल 5 साल पहले ऐसे ही पूरा का पूरा खा गया। सॉल्यूट सॉल्वेंट नहीं समझा, 10 मोल 1 मोल में रह गया अमाउंट में खाली, बाकी सवाल आसान था। क्योंकि ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बताओ कौन क्या बोले हम अभी कि यदि सॉल्यूशन सॉलिड और लिक्विड का होगा तो सॉलिड ही हमेशा सॉल्यूट होगा इररिस्पेक्टिव टू अमाउंट। ठीक है, और उसके बाद ये डिफिनेशन सब जगह पे लागू होगा। अब 10 मोल इथाइल अल्कोहल रहता, लिखते हैं उधर लिख देंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट, 10 मोल इथाइल अल्कोहल और 1 मोल वाटर, तो क्या सोचना था इसमें? बताओ। इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट और वाटर सॉल्यूट, ठीक है। लेकिन यहां पे 10 मोल शुगर को ही क्या बोलेंगे? सॉल्यूट, और वाटर ही होगा सॉल्वेंट। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंसेस है और यही दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करता है और कुछ नहीं। यही दो बातें जहां पे बच्चा थोड़ा कंफ्यूजन में आ जाता है ना। इथाइल अल्कोहल और पानी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, तो अमाउंट से डिसाइड हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड है, इसीलिए डिफिनेशन भी लिखना पड़ता है, कंपोनेंट व्हिच अंडरगो इन डिसोल्यूशन। सॉलिड लिक्विड होगा तो सॉलिड ही हमेशा डिसोल्यूशन में जाएगा और पानी मीडियम बनेगा, पानी मीडियम बनेगा डिसोल्यूशन का। समझ गया?
लिख देना, एग्जाम्पल के तौर पे दोनों लिख देना, वैसे ही घेर के, क्योंकि ये साइलेंट किलर है, ये सब कुछ आते हुए पानी फिरता है। एक ठो कॉन्सेप्ट और दिमाग में चलता रहता है, देखो वो कंफ्यूजन का है, लेकिन बता देते हैं, रिवेल करना जरूरी है कि कंफ्यूजन क्या है। दिमाग में एक तरफ से 8वां 9वां के कॉन्सेप्ट में चला है कि वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये लाइन दिमाग से हटा देना है। वो इसलिए चला है कि जितने भी सॉल्वेंट हैं उसमें वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है, गलत नहीं है। जितने भी सॉल्वेंट हैं, मतलब इथाइल अल्कोहल भी सॉल्वेंट है, किरोसिन तेल भी सॉल्वेंट है, पेट्रोल भी सॉल्वेंट है। तो वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहा गया है कि ये ज्यादा चीजों को डिजोल्व करेगा अपने में, किरोसिन पेट्रोल कम चीजों को डिजोल्व करेगा। ठीक है, केमिस्ट्री उसका है कि वाटर आयनिक सबस्टांस भी डिजोल्व कर लेता है, वाटर पोलर कोवैलेंट सबस्टांस भी डिजोल्व कर लेता है, वाटर जो मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है उसको भी अपने में डिजोल्व कर लेता है, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल लिख लिए ना, हाँ वो इसी वजह से याद रहेगा। और उल्टा कर दें तो जो आप सोच रहे हैं वही होगा, यही उल्टा है, वो सीधा होगा, 10 मोल पानी होगा 1 मोल इथाइल अल्कोहल, तब तो कहना आसान ही होगा। एक लाइन नोट में लिख देंगे कि व्हेन सॉल्यूशन कंसिस्ट फ्रॉम, लिखते हैं लिखते हैं। बढ़े, लिख लिया नोट में, नोट में क्या नहीं लिखे थे? अच्छा, एक इसको एग्जाम्पल 1, इसको एग्जाम्पल 2 लिख दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ये एग्जामिनेशन माहौल में और दिक्कत करता है, मतलब कि दिक्कत वहीं पे ना होगा जब बहुत बड़ा बड़ा बात सोचना रहेगा, ये छोटका बात जो है, और इससे क्वेश्चन बन भी नहीं रहा होता है, हाँ क्वेश्चन समझ आ रहा होता है। नोट, व्हेन सॉल्यूशन कंसिस्ट फ्रॉम solid in liquid, then solid is always a solute, irrespective to their amount, है ना। सॉलिड लिक्विड जब डिजोल्व करेंगे ना, जैसे चीनी पानी,
तो चीनी को ही हमेशा सॉल्यूट कहेंगे, है ना, क्योंकि चीनी डिजोल्व होता है और पानी मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन बनता है। अब सम टर्म, कुछ टर्म सॉल्यूशन के बारे में जो जानते हैं आप पहले से। बाइनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सॉल्यूशन in which there are only two substance। कंपोनेंट तो दो ही होगा हमेशा, लेकिन कंपोनेंट के साथ साथ में यहां सबस्टांसेस भी दो ही है, तो उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, ये सब बाइनरी सॉल्यूशन है। दूसरा, टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं? टर्नरी जिसमें तीन सबस्टांस हो, कंपोनेंट दो ही होगा, सबस्टांसेस तीन होगा। यानी सॉल्यूट दो तरह का हो सकता है, चीनी और पानी दोनों मिला दें सॉल्वेंट में, तो चीनी और पानी तो है ही, चीनी नमक और पानी, तो चीनी और नमक दोनों सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट, सॉल्यूशन हो जाएगा टर्नरी। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना रहता है ज़्यादा। टर्नरी सॉल्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन वगैरह में आते हैं, जहाँ पे शुगर भी डिजोल्व है, सॉल्ट भी डिजोल्व है, पानी तो है ही है, तो वैसे सॉल्यूशन को टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन इन विच देयर आर ओनली थ्री कंपोनेंट, यानी थ्री कंपोनेंट नहीं, थ्री सबस्टांस। कंपोनेंट दो ही, कंपोनेंट हमेशा दो ही होगा। एग्जाम्पल, शुगर प्लस सॉल्ट प्लस वाटर, तीसरा पॉलिनरी सॉल्यूशन भी होता है बच्चा। पॉलिनरी सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसमें सबस्टांस तीन से भी ज्यादा होगा, है ना, यानी मेनी। कौन सा एक एग्जाम्पल है? तो इसका एग्जाम्पल ORS है। अब ये सिपाही दरोगा बनने वाला परीक्षा में पूछता है जनरल नॉलेज में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनरी सॉल्यूशन। ORS इलेक्ट्रोलाइट्स जितना भी है पानी में डिजोल्व करेंगे, क्योंकि उसमें सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, थोड़ा एस्कॉर्बिक एसिड, थोड़ा सिट्रिक एसिड और सब मिलता है, तो एक पाउडर बन के पानी में आप घोल देते हैं, सॉल्यूशन क्या बन जाता है? पॉलिनरी सॉल्यूशन। Solution in which there are more than three component, more than three substance। ORS का फुल फॉर्म ओरल रीहाइड्रेटेड सॉल्यूशन। बाइनरी, पॉलिनरी
टर्नरी। खाली एक बार जानने की जरूरत है, ये सब को रटना पटना नहीं है, अभी समझे और सब दिन के लिए याद रहे, ऐसे सोचना है। नहीं, बातचीत का जरिया है ये। सॉल्यूशन में क्या बातचीत करेंगे, तो यही बातचीत होगी कि बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन है, पॉलिनरी सॉल्यूशन है। इसके अलावा और कुछ टर्म में लिख दिए। जिसमें दो कंपोनेंट होगा उसको क्या कहेंगे? कंपोनेंट तो दो ही होगा, सबस्टांस दो हो। टर्नरी किसको कहेंगे? तीन सबस्टांस हो, कंपोनेंट कितना होगा? दो ही। और पॉलिनरी किसको कहेंगे? हाँ, सबस्टांस मेनी। लिख दिए? ठीक। एक्वस सॉल्यूशन कहीं लिखा रहेगा, क्या समझिएगा आप लोग? कहीं एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्या समझेंगे? सॉल्वेंट इज वाटर। अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्वेंट इज अल्कोहल। इथेरियल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो सॉल्वेंट इज ईथर, है ना? सॉल्वेंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को लिखने का तरीका है। यदि कोई सॉल्यूशन पानी में डिजोल्व है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन लिखेंगे। बोलेगा सर ये जान के क्या करेंगे, ये तो पढ़ना, इसको पढ़ के क्या करेंगे? तो होता क्या है ना कि कभी कभी क्वेश्चंस में लिखा रहता है एक्वस सॉल्यूशन, अब बच्चा खोजते रहता है इसमें सॉल्वेंट कौन है, समस्या वहां आ जाता है। तो जहां एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है तो अपने से आपको समझ लेना है कि इसमें सॉल्वेंट वाटर है। आपको जैसे 10% एक्वस NaOH सॉल्यूशन लिखा हुआ है, 10% एक्वस NaOH सॉल्यूशन लिखा है, मतलब 10 ग्राम NaOH होगा 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 90 ग्राम पानी होगा इसमें, सॉल्वेंट 90 ग्राम होगा। 90 ग्राम सॉल्वेंट, कौन सा सॉल्वेंट होगा? पानी होगा। ठीक है, तो उसको दिमाग में रखिएगा। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस, एक्वा का मतलब पानी ही होता है ना? इसी एक बात पे जितना वो आरओ वाला है सब नाम रख दिया, एक्वा फ्रेश, एक्वा गार्ड, है ना? सॉल्वेंट इज, इफ द सॉल्वेंट इज वाटर। अल्कोहलिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे? सॉल्वेंट इज अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल होगा सॉल्वेंट? इफ द सॉल्वेंट इज इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को अल्कोहल कहा जाता है एक्चुअली में, बाकी अल्कोहल को उसको नाम से बुलाया जाता है ना? प्रोपाइल अल्कोहल होगा तो अल्कोहल कहने से काम नहीं चलेगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अल्कोहल कहने का मतलब इथाइल अल्कोहल। यही वो अल्कोहल है जिसको नीतीश बाबू बंद कर दिए बिहार में। हाँ, बाकी सब अल्कोहल बंद नहीं है, यही अल्कोहल बंद है। तो इथाइल अल्कोहल ही होता है। हाँ, इथाइल अल्कोहल का यूपीएससी नाम इथेनॉल होता है, इथेनॉल।
है ना। और अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अलावा एक और सॉल्यूशन बताए, इथेरियल सॉल्यूशन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादातर जगहों पर ये इस्तेमाल होने वाला है ना। जैसे उच्च रिएक्शन, तो सोडियम का इथेरियल सॉल्यूशन, सोडियम डिजोल्व कर दिया ईथर में, तो वहां समझ जाना है कि सोडियम तो है रिएक्टेंट में, लेकिन ये ईथर में डिजोल्व है। तो इथेरियल सॉल्यूशन इफ द सॉल्वेंट इज ईथर। चलो और कुछ शब्दों की जानकारी। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको कहेंगे? सुना होगा ना, हम कहीं कहीं तो देखा ही होगा तुम लोग। डाइल्यूट सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो, है ना। अपने प्रोपोर्शन से ज्यादा होने का मतलब ऐसा नहीं कि सॉल्यूट से ज्यादा सॉल्वेंट, नहीं नहीं, जितना घुलना चाहिए था ना उससे कम और ज्यादा की बातें हो गई। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड ये दो टर्म आता है, जिसमें सॉल्यूट जितना घुलना चाहिए था उससे कम है तो डाइल्यूट, और जितना घुलना चाहिए था उससे ज्यादा है तो कंसंट्रेटेड, है ना। ये दो टर्म है, पहले इसको टर्म को समझ लेना। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो यहां पे जैसे लिखा है 15% H2SO4, और यहां पे लिखेगा 85% H2SO4 एक्वस। इसके कंपेरिजन में ये डाइल्यूट होगा। अब 5 और 15 रहता तो 5% वाला डाइल्यूट, 15% वाला कंसंट्रेटेड हो जाता। तो ये एक रिलेटिव टर्म है, यदि सॉल्यूट कम है मतलब ऐसे कम है तो डाइल्यूट, ज्यादा है तो कंसंट्रेशन। सॉल्यूट इज लेसर इन प्रोपोर्शन बोलते हैं, इसीलिए सॉल्यूट इज लेसर इन प्रोपोर्शन। और यहां पे सॉल्यूट ही इज ग्रेटर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, लिख दीजिए। सॉल्यूट कम तो डाइल्यूट, सॉल्यूट ज्यादा। सॉल्यूशन के लिए तीन शब्द और, एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लिख दिए। सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बोलो डिफिनेशन तुम लोग को पता होगा। अनसैचुरेटेड बढ़ जाए, बढ़ जाए। ये सब टर्म जो है ना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के समझने के काम में आता है, और कहीं कोई जरूरत नहीं। क्वेश्चन में लिखा रहता है ये सब, तो आपको समझ आ जाना चाहिए।
हम एक चीज बनाएंगे। अगला पॉइंट देखो, ये सॉल्यूट बनाए और वो सॉल्वेंट बनाए। ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट और ये सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है वो? सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब 3 टर्म है एक ही जगह पे, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये इसको आज के बाद समझने की जरूरत ही ना पड़ेगी। सॉल्वेंट समझ रहा है, सॉल्यूट समझ रहा है, बीच में इस जगह को क्या कहेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये सॉल्यूट इसमें चला गया, कहाँ? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में। क्या सारा स्पेस भर गया क्या? नहीं ना, तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, इसमें और सॉल्यूट इंटर कर सकता है। अब इसमें ये देखो, अब सब भर गया ना। अब यदि सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जगह है इसके अंदर, सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? हाँ, और ये निशान का मतलब समझना आप, यदि गलती से भी और 2-4 दाना सॉल्यूट डाल दिए इसमें तो वो वापस आ जाएगा, वो घुलेगा क्या? तो रिवर्सिबल का निशान का मतलब यही है ना। इसको कहते हैं डिजोल्यूशन, और रिवर्स वाले प्रोसेस को कहते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो जितना एक्स्ट्रा डालेंगे आप वो प्रेसिपिटेट कर जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। हाँ, एक्स्ट्रा डालेंगे तो सैचुरेटेड तो हो गया अभी। ठीक है, अब एक सॉल्यूशन और होता है जिसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो उसमें क्या करते हैं कि इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं। जैसे चीनी और पानी का चाशनी बनता होगा घर पे पुआ ठेकुआ बनाने के लिए, तो चीनी और पानी के सॉल्यूशन को गर्म किया जाता है, सीरा भी कहते हैं उसको। गर्म करते तो और चीनी घुल जाता उसमें। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप गर्म करते हो ना तो इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ता है, ये फैलता है। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो चीनी और भी जाके घुल ही जाएगा। कितना नेचुरल फिजिकल फेनोमेनन है ना। तो गर्म कीजिएगा तो और चीनी घुल जाएगा इसमें, लेकिन जब ठंडा होगा तब जम जाएगा, क्योंकि जगह तो था नहीं, तो लिक्विड तो अपने जगह पे आ रहा है, तो चीनी फेंकते चला जाएगा, तो उसी को कहते हैं जम जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए उसको सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। वो बनता नहीं है, वो बनाया जाता है गर्म करके। ठीक है, तो कितना क्लियर है? क्लियर है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड किसको किसको कहेंगे। यदि और सॉल्यूट आप डिजोल्व कर सकते हैं किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो सॉल्यूशन को सैचुरेटेड नहीं अनसैचुरेटेड कहते हैं। यदि और सॉल्यूट आप डिजोल्व इसमें नहीं कर सकते किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो सैचुरेटेड कहते हैं। यदि गर्म करके और सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं तो सुपर सैचुरेटेड कहते हैं। वेरी सिंपल। तो सॉल्यूशन इन विच no more solute added
at constant temperature. Solution in which no more solute added at constant temperature, known as saturated solution. Solution in which more and more solute added at constant temperature. Known as unsaturated solution. Solution in which more solute added by increasing temperature. It known as supersaturated solution. है कोई समस्या है समझने में? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खाली देखना है कि सॉल्वेंट में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, सॉल्यूट उसी में जाके इंटर कर जाता है। जब सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उसका भर जाता है तो सैचुरेटेड हो गया, जब नहीं भरता है तो अनसैचुरेटेड हो गया। और यदि टेम्परेचर बढ़ा के इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को भी बढ़ा देते हैं और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ा के सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो सुपर सैचुरेटेड हो जाता है। क्या इसमें और कुछ है क्या? मैकेनिज्म यही है डिसोल्यूशन का। इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस।
अब देखो मेजर करेंगे कंसंट्रेशन हम लोग, ये कितना सॉल्यूट इसमें डिजोल्व हुआ है, इसी को मेजर करना कंसंट्रेशन कहलाता है ना। सॉल्यूट कितना अमाउंट में इसमें डिजोल्व हुआ है, इसी को मेजर करना कंसंट्रेशन मेजरमेंट कहलाता है। तो अब मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन। मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन वो क्वालिटेटिव था जो हम लोग पढ़ रहे थे, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड, वो क्वालिटेटिव, और ये अमाउंट से मेजर करेंगे इसलिए क्वांटिटेटिव। इसमें पहला टर्म है परसेंट बाय मास, छोटका डब्लू बड़का डब्लू लिखना, छोटका डब्लू बड़का डब्लू। दोनों डब्लू बराबर लिखेगा तो बाद में काट देगा, बोले सर पढ़ाए कौन जी, तो कट तो गया सब, जैसे रोज पढ़ाते रोज कट जाता है वैसे ही छोटा डब्लू लिखना, कटना मत, है ना। छोटा डब्लू बाई बड़ा डब्लू, परसेंट बाई मास, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram present in 100 gram of solution, known as percent by mass। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन गुना 100, सीधा। परसेंट बाई मास इज इक्वल टू, बोलिए आप लोग, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सीधा। छोटका डब्ल्यू बाई बड़का डब्ल्यू गुना 100, लाइक दिस, ऐसे। देखो देखो तुमको याद भी नहीं करना है कभी, छोटका डब्ल्यू ऊपर लिखें, बड़का डब्ल्यू नीचे लिखें, परसेंट है तो गुना 100, बात खत्म। परसेंट बाई मास अलग से याद रखना है, छोटका डब्ल्यू सॉल्यूट का वेट बोले, ठीक है, ठीक है। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि 10% एक्वस NaOH बाई मास, तो हम लोग क्या समझेंगे, तो हम लोग समझेंगे कि 10 ग्राम NaOH है प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो एक्वस था तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर कितना ग्राम है इसमें, 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन, 10 ग्राम सॉल्यूट,
90 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्यूट का अमाउंट देखो 10% लिखा है, लेकिन इससे समझेंगे कि 10 ग्राम सॉल्यूट है, 90 ग्राम सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन 100 ग्राम बनाए। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन का लैंग्वेज है। मोल फ्रैक्शन बनाने में जनरली ऐसा वाला लैंग्वेज तंग करता है। हाँ, क्या बता रहे हैं? हाँ, दो जगह है ना, एक तो यहाँ मूल कंसेप्ट और एक सॉल्यूशन का मूल कंसेप्ट तो है ही। हम दोनों को पढ़ा रहे हैं, वो 11th और 12th वाला नहीं, हम दोनों पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको वो सॉल्यूशन मतलब समझ आ जाए। जो उतना सारा टर्म पढ़ा है वो तो एक्चुअली में 12th ही वाले को समझने के लिए, 11th में सीधा डिफिनीशन है, परसेंट बाई मास, परसेंट बाई वॉल्यूम। लेकिन बच्चा को कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट में स्थिर से सॉल्यूट ही सॉल्वेंट है क्योंकि 3 कुछ चीजें इसमें। लेकिन ये 11th 12th वाले बच्चे का प्रॉब्लम क्या, सब मोलरिटी का सवाल नहीं, वो बड़ा टफ लगा है, कुछ नहीं, खाली चरणबद्ध इसको समझ जाना है। एक सवाल तो पक्का है कि एवे करेगा, है ना, कोई परीक्षा में छूटता नहीं है, एक ठो सवाल आता ही आता है। चलो, अब एक क्वेश्चन हम यहां पर दे देते हैं पहले कि 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 400 ग्राम of solution of its solution of its solution. Calculate percent by mass of NaOH. वेरी सिंपल, आप लोग बनाओ। कितना आंसर? कितना आंसर? आंसर बताइए, सबको आएगा आंसर भाई। 10 10 10 10। टेन ही तो नहीं आएगा, 10 ही आने के लिए सवाल दिए थे कि सब लाएगा 10। नहीं आएगा कंफर्म। इतना देर तक पढ़ाते रहने का मतलब ही थ्योरी वाला बात था कि 10 नहीं आता। 10 तो अनपढ़वों को आता है, तो तुम लोग इतना पढ़ाए 10 लाने के लिए। हम 40 ग्राम NaOH है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 40 ग्राम। 400 ग्राम ऑफ इट सॉल्यूशन है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, इसमें तो 40 ही आ गया। तुम ही लोग सही, हम थोड़ा सा सवाल गड़बड़ दे दिए, 400 ग्राम ऑफ इट सॉल्यूशन ही लिख दिए। परसेंट बाई W, ठीक है, आप लोग सही है, हम ही गलत है। तो आ गया 40/400 गुना 100, तो आप लोग को 10 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब सवाल को थोड़ा सा बदल दिए,
400 ग्राम ऑफ वाटर लिख देते हैं। कैलकुलेट परसेंट बाई मास ऑफ एनएच। हाँ, हमको एक्चुअली में यही देना था, हम सॉल्यूशन लिख के गड़बड़ कर दिए थे, हम देना यही चाह रहे थे। अब बताओ। हाँ, 11 आ जाएगा, यही यही टेक्निक था। अब जैसे ये पहला था, ये दूसरा हो गया, अब दूसरा उतार लीजिए आप लोग, यही दे के गड़बड़ कर रहा है, और हम काम इसी क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना से कर रहे हैं कि सॉल्यूट का वेट हो गया, अब हो गया 40 तो है ही है, और वाटर में तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 400, तो सॉल्यूशन का वेट हो गया, क्योंकि परसेंट बाई मास में सॉल्यूशन का वेट लगेगा, सॉल्वेंट का नहीं लगेगा, 440 परसेंट बाई मास W/W गुना 100, तो 40/440 हो जाएगा गुना 100, है ना। तो 11 से कटेगा ना, ये 11 नंबर 99, 9.09 आ रहा होगा, है कि नहीं। तो 400 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन देगा तब, 400 ग्राम पानी देगा तब, दोनों को केयरफुली टेकल कर लेना है। ये दूसरा क्वेश्चन लिख करके बना देना वो, समझ गए सब। इतना ही ट्रिक है इसमें, गलतियां होने का बस यही 2 चांसेस है और कुछ नहीं। बड़े दूसरा टर्म मेजर करने का है परसेंट बाई वॉल्यूम। W/V, the amount of solute in gram present in 100 ml of solution, known as percent by volume. The amount of solute in gram present in 100 ml of solution. तो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लिखिए,
क्या मतलब है इस बात का? 20% एक्वस CO2 सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम, क्या मतलब है कि 20 ग्राम CO2 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ, क्या बोलो, सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा इसमें, बोलिए। 20% एक्वस CO2 सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम का मतलब 20 ग्राम CO2 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ वाटर 80 ml, क्या 80 ग्राम 100 ml। लोग एकदम से क्वेश्चन बता दिए, डेटा इनसफिशियंट लिखना है यहाँ। चार ऑप्शन है, कौन सा टिक लगाना चाहोगे? डेटा इनसफिशियंट इज द आंसर। 80 ml या 80 ग्राम कैसे होगा बताओ? ml है 100 और ये ग्राम है, तो ml से ग्राम को कैसे घटाएंगे हम? दोनों का यूनिट सेम नहीं, तो घटाया जा सकता है, इसलिए न तो 80 ml लिखेंगे न तो 80 ग्राम लिखेंगे। आंसर इज डेटा इनसफिशिएंट। अब हम पूछेंगे कौन से डेटा की जरूरत थी, तो इसमें सॉल्यूशन की डेंसिटी की जरूरत है। यदि सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होगी तो वॉल्यूम गुना डेंसिटी करके मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, और मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा ग्राम में, तो फिर ग्राम घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन जब तक सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं दी हुई है तो हम घटाएंगे नहीं। ये तो वही हो गया कि 10 पेन में 4 गो पेंसिल निकाल देंगे तो कितना बचेगा? तो पेन में पेंसिल कैसे निकाल दीजिएगा आप? संभव नहीं। तो यहां पे लिख देंगे कि इफ डेंसिटी इज गिवन देन ओनली इट कैलकुलेटेड। इफ डेंसिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन देन ओनली कैलकुलेटेड, ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, परसेंट बाई वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम गुना 100। सीधा काम उतना ही से होना है, ये सब तो बस एक बार आ जाना चाहिए, कॉपी पर लटने में दिख जाए, यदि बहुत दिन हो गया हो तो लगे सब कुछ ठीक है, काम तो इसी से करना है। ठीक है, अब इस दोनों टर्म में रिलेशन होता है,
परसेंट बाई मास में और परसेंट बाई वॉल्यूम में। देखो रिलेशन बिटवीन परसेंट बाई मास और परसेंट बाई वॉल्यूम बता दें। परसेंट बाई मास और परसेंट बाई वॉल्यूम का रिलेशन देखो, पहले देखना, इसको लिखना मत। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमको रिलेशन परसेंट बाई मास से निकालना है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन आना चाहिए यहां पे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट और मास एक ही बात है यहां केमिस्ट्री में, बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। बोलो लिखेंगे कि ना लिखेंगे, बोलो। वॉल्यूम बराबर वेट बाय डेंसिटी या मास बाय डेंसिटी। वेट बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी, वेट बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखें, बोलो। वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे क्या लिखें, वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। बोलो, कोई समस्या है तो बोलो, है क्या। अब सबका मतलब तो लिख ही दिए, सबका मतलब तो लिखा हुआ है। वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या लिखेंगे, छोटा डब्लू। वेट ऑफ सॉल्यूशन को, डेंसिटी को डी लिख देते हैं। तो जरा देखो, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाई वेट गुना, चल ऊपर चल जाएगा डेंसिटी, ये डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ऊपर जाएगा, इनटू 100। तो परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट बाई वेट गुना 100 गुना डेंसिटी। लिखेंगे कि ना लिखेंगे। तो इस टर्म को क्या बोलेंगे, परसेंट बाई मास। अरे अभी पढ़े, कोई शक है क्या, नहीं ना। वेट बाई वेट गुना 100 परसेंट बाई मास, तो आ तो गया रिलेशन। तो परसेंट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू, बोलो अपने से, परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी डी, बात खत्म। ये रिलेशन, इससे ना बड़ा बड़ा क्वेश्चन आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मोलरिटी में। मोलरिटी में परसेंट बाई मास देके ही सब काम खराब करता है। मोलरिटी अपने भारी नहीं है, मोलरिटी नॉर्मलिटी को भारी होने का मेन जगह यही था। वहां पे परसेंट बाई वॉल्यूम या परसेंट बाई मास देके क्वेश्चन में पूछता मोलरिटी बताइए, यहीं से पकड़ लिया अब इसको। अब एक क्वेश्चन भारी ना लगने वाला है, आगे आगे देखिएगा। परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर, है ना। यही यही जो नहीं जानते ना, तो उसको कहते हैं एक के बार में सर खाली फॉर्मूला बता के डायरेक्ट निकाल देते हैं। इतना सब काम किया हुआ रहता है तब जाके एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। है ना, परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, मतलब परसेंट बाई वॉल्यूम और परसेंट बाई मास में बस एक टर्म की जरूरत थी और वो टर्म है डेंसिटी।